नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। भारत में क्या तीसरी लहर दस्तक दे रही है, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है। पिछले 24 घंटों में दुनिया के सबसे ज्यादा केस भारत से सामने आए हैं। 42,000 से ज्यादा केस 24 घंटों में सामने आए हैं भारत में, और ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है और तीसरे नंबर पर ब्रिटेन है। उधर केरल में कोरोना के बढ़ते केस लगातार चिंता बढ़ाए हुए हैं। पिछले एक हफ्ते में नए केस का आंकड़ा 1,90,000 के पार पहुंच चुका है, और देश में हर दिन आने वाले जो कोरोना के केसेस हैं, तकरीबन 70% हिस्सा जो है वो केरल का है। यानी कि देश के सबसे ज्यादा मामले इस वक्त सिर्फ अकेले केरल से आ रहे हैं। ऐसे में इस बात की चर्चा है कि केरल के रास्ते कोरोना की तीसरी लहर क्या भारत में दस्तक देने जा रही है। इसको लेकर चिंता भी लगातार बनी हुई है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। डॉक्टर जीसी खिलनानी है, चेयरमैन PSRI इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी है, और डॉक्टर पद्मनाभ शिनॉय हैं, हमारे साथ इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, कोची से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर पद्मनाभ, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। कुछ वक्त से लगातार हम देख रहे हैं कि केरल के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। ओणम के बाद जो स्थिति बदली है वो लगातार बिगड़ती ही जा रही है। क्या वजह आप वहां पर देख रहे हैं, और इस वक्त अगर हम बात करें आज की क्या स्थिति है, क्योंकि हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो संक्रमित हो रहे हैं लोग, उनमें बच्चों की तादाद किस तरह की, अगर आप हमें एक आंकड़ा दे सकें कि क्या बुजुर्ग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं या बच्चे भी अब ज्यादा चपेट में आ रहे हैं। देखो, केरल में ओणम के बाद ये जो लहर चल रही है, ये तो एक्सपेक्टेड लाइन्स ही है। हम इसकी संभावना है, ये सबसे पहले ही पता था। पिछले साल में ओणम के टाइम पे 1500 के करीब केसेस थे, वो 8,000 तक बढ़ गए। तो उसका मतलब है कि 4 गुना बढ़े थे लास्ट ईयर। तो इस बार ये माना जाता है कि 2 गुना तो बढ़ सकते हैं। तो 20,000 था ओणम के पहले, अभी 40-45,000 तक जाने की संभावना है। और ये इसी के प्रिपरेशन चल रहे हैं। हॉस्पिटल बेड्स भी और बाकी ऑक्सीजन भी इसी के मुकाबले में अरेंज किया जा रहा है। और ये नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन नाइट कर्फ्यू से क्या असर पड़ेगा केस पे, इसके बारे में बहुत बातचीत चल रही है। और लग रहा है कि इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नाइट केरला ऐसे तरह का एक जगह है कि यहाँ पे नाइट लाइफ बहुत कम होती है। तो नाइट कर्फ्यू का असर ये केसों पे और भीड़ भाड़ पे होना बहुत मुश्किल, बहुत कम है। 10 या 6 के बीच में लोग घर पे ही रहते हैं, तो इसका ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। और अगले हफ्ते में क्या एक्सपेक्टेड है, इस हफ्ते में क्या देखा गया है कि पिछले हफ्ते में देखिए, पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते में 50% केस बढ़े हैं। वो बहुत बड़ा जंप है। इसकी वजह से ही इंडिया के केसेस भी 28% की से ज्यादा बढ़े हैं। पिछले हफ्ते में 33,000 था, इस हफ्ते में लगभग देखो तो 40,000 के ऊपर हर दिन केस जा रहे हैं। उसका मतलब ये है कि केरला इज रनिंग द ड्राइविंग इंडिया नंबर्स। इंडिया के सबसे ज्यादा नंबर हैं वो केरल से ही आ रहे हैं। आंकड़े इसलिए बढ़ रहे हैं कि केरल के आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसलिए इंडिया के अभी आंकड़े बढ़ रहे हैं। और इस हफ्ते में क्या एक्सपेक्टेड है, अभी 33,000 के करीब केसेस आ रहे हैं, और तो अगले हफ्ते में ये लग रहा है कि 40,000 पार कर जाएगा। केरल का अकेले केस 40,000 के ऊपर आ सकते हैं। एक्टिव केसेस जो जिसका इलाज चल रहा है वो अभी 2 लाख के ऊपर चले गए हैं। और उसका सबसे अच्छी चीज ये है कि केरला का वैक्सीनेशन का एक असर हॉस्पिटल एडमिशन पे पड़ रहे हैं। जो जिसका बीमारी गंभीर तरह से चलती रही हो या हॉस्पिटल का एडमिशन चाहिए, उस टाइप का नंबर पहले 2-2.5% था, वो कम होके 1% के करीब हुआ है। यानी कि अभी भी ऐसी स्थिति नहीं है कि जहां पर रुकते हुए मामले नजर आ रहे हैं। डॉक्टर खिलनानी हमारे साथ जुड़े हुए। डॉक्टर खिलनानी, आप किस तरह से देख रहे हैं स्थिति को, क्योंकि तीसरी लहर का खतरा बना हुआ था। क्या अब ये कहा जा सकता है कि केरल के रास्ते ये दस्तक दे रही है भारत में? नहीं, देखिए, हमें ये समझना है कि केरला में कोरोना सबसे पहले आया था। केरला ने बहुत अच्छा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर किया था इस शुरू में जी। उसका नतीजा ये था कि सीरो प्रेवलेंस वहां कम हुई। मतलब उनके जो पहले इन्फेक्शन हुए थे वो बहुत कम हुए थे। 44% अभी सीरो प्रेवलेंस है। दिल्ली की बात करें तो 80%, और बिहार की बात करें तो 80%। तो वहां एक तो सीरो प्रेवलेंस बहुत कम है। दूसरा ये है कि हमें ये पता लग रहा है, जैसे जैसे हमें तजुर्बा हो रहा है कि जो वैक्सीनेशन है वो बीमारी की सीवियरिटी तो कम करता है, लेकिन ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस काफी होते हैं। अगर डेल्टा वायरस की बात करें तो, अगर सीवियरिटी की बात करें तो 25 गुना कम सीवियरिटी होती है अगर एक आदमी वैक्सीनेट होता है बजाय कि वो नॉन वैक्सीनेटेड। अब केरला की बात करें कि केरला का एक कैरेक्टर होता है, एक तो वहाँ ओवर क्राउडिंग नहीं है, लोग जनरली अपने अपने घरों में रहते हैं, फ्लैट सिस्टम कम है, कोई स्लम्स नहीं है जैसे धारावी में होता है, तो वहां पर इन्फेक्शन रेट स्लो हुई। दूसरा ये है कि
आप देखेंगे कि जो मोर्टेलिटी रेट है केरला की सबसे कम है, 0.66% या उससे भी कम रही है। टेस्टिंग रेट बहुत ज्यादा है। तो केरला के मॉडल से डरने की बात नहीं है, ये एक इसका रूप है कि इन्होंने बहुत अच्छा बिहेवियर किया, उनकी इन्फेक्शन रेट बहुत कम थी, उसका खामियाजा अब हो रहा है। लेकिन जो शुरू में जो मौत की दर बहुत ज्यादा थी भारत में, 3.2% थी, फिर 1.6% तो डॉक्टर खिलानी, आप कह रहे हैं कि अभी भी केरल में जो कुछ चल रहा है उससे डरने की जरूरत नहीं है, अगर अभी भी सावधानियां बरती जाए। डरने की जरूरत है। मैं जिस बात पे जो आ रहा हूँ, जो भी कॉन्ग्रीगेशन होते हैं, चाहे ओणम का हो, चाहे ईद का हो, चाहे दिवाली का हो, चाहे आज जन्माष्टमी हो, उसका तो इफेक्ट पड़ेगा ही। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, और उसके जो भी कदम उठाने हैं उस बारे में उसको लेना चाहिए। इसका इलाज ही है। बिल्कुल। डॉक्टर शनॉय को एक बार डॉक्टर खिलानी में डॉक्टर शनॉय से एक सवाल यहाँ पर लेना चाहती हूँ कि डॉक्टर शनॉय, सीरो प्रेवलेंस की अगर बात करें जो डॉक्टर खिलानी भी कर रहे हैं, केरल में ये 42.7% के आसपास अगर चल रहा है, यानी कि राज्य में अभी भी आधे से ज्यादा लोग जो है उन पर खतरा बरकरार है। नहीं, देखो कल ये 42% मई महीने में था, उसके बाद वैक्सीनेशन लोगों को बहुत सीरो पॉजिटिविटी बढ़ी है वैक्सीनेशन की तरह से, और बहुत लोगों को इन्फेक्शन भी हुआ है। ये माना जाता है कि केरल का आज के दिन में 55 और 60 के बीच में होगा सीरो प्रेवलेंस, अप्रोक्सीमेटली 60% के करीब लोग इम्यून होंगे, डेफिनेटली इम्यून होंगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये मई से अगस्त तक केरला का वेव बढ़ा हुआ है, बहुत लोग इन्फेक्ट हुए हैं। और केरल देखो तो इंडिया में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन नंबर्स भी केरल से आ रहे हैं, परसेंटेज सबसे ज्यादा आ रहे हैं। तो ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 1 या 1.5 महीने में पूरा केरल का ये वेव भी, सितंबर महीना थोड़ा मुश्किल होगा, ज्यादा केस बढ़ेंगे और थोड़ा हॉस्पिटल सिस्टम ओवरलोड हो सकता है। लेकिन उसके बाद डेफिनेटली जो बाकी इंडिया के बाकी जगह में जो भी हो रहा है, उसी तरह केरल में भी केस कम होंगे। केरल का पहले और दूसरे लहर में बहुत केस कम इन्फेक्ट हुए थे, इसलिए तीसरी लहर में ज्यादा इन्फेक्ट होने का चांस है। लेकिन ये अच्छा है कि बहुत लोगों को वैक्सीनेशन ऑलरेडी मिल चुका है। 25% लोगों को दोनों डोज मिला है, अप्रोक्सीमेट 60-70% को पहला डोज भी मिला है। तो ये हो सकता है कि गंभीर तरह से बीमारी हो सकती है, लेकिन उसकी गंभीरता बहुत कम होने की संभावना है और हॉस्पिटल एडमिशन भी कम हो सकते हैं। इसी तरह की हेलमेट रख के जो किसी का एक्सीडेंट होता है ना, तो उसका सीरियस होने का संभावना कम है। तो सबको लाइफ जैकेट है, सबको, बहुत लोगों को हेलमेट भी है। बिल्कुल। यहाँ पर डॉक्टर शनॉय, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन की रफ्तार भी अच्छी चल रही है और टेस्टिंग भी काफी अच्छी हो रही है केरल में, ये हम जानते हैं, और गंभीरता जो है अभी भी वो बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन एक्टिव मरीज अभी भी बहुत ज्यादा है केरल में, इसलिए सावधानियों को कम नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरती जा सकती। और जिस तरह से डॉक्टर खिलानी बता रहे हैं कि यही वो वक्त है जब समझना है कि कहाँ चूक नहीं होनी है, और बाकी राज्यों को केरल से इस वक्त जरूर सीख लेने की जरूरत है। वक्त की थोड़ी सी कमी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर खिलानी और डॉक्टर पद्मनाभ शनॉय, आप हमसे जुड़े। लेकिन इस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद एक नई स्टडी सामने आई है जो कि बता रही है कि किस तरह से वैक्सीनेशन होने के बाद भी जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होता है वो किस तरह से एक परेशानी का सबब बन रहा है, और क्या हर्ड इम्यूनिटी को लेकर अब सवाल और खड़े हो रहे हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर एक्स के सरीन हमारे साथ जुड़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और अब बात उस खतरे की जो सबको डरा रहा है, वैक्सीन लगने के बाद भी इन्फेक्शन हो रहा है, जिसे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहा जाता है। CSIR IGIB की सीरोलॉजिकल स्टडी में सामने आया है कि डेल्टा वेरिएंट से ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कॉमन हो गया, यानी जितना सोचा गया था उससे ज्यादा देखने को मिल रहा है। कोरोना अभी गया नहीं है, कहीं ना कहीं ये बात इससे सामने आ रही है। दिल्ली में हेल्थ वर्कर संक्रमित हुए हैं, जो स्टडी है उसमें ये सामने आया है कि 2 महीने में 25% से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो संक्रमित हुए हैं वैक्सीनेशन के बावजूद। ज्यादातर इन्फेक्शन में मरीजों में लक्षण नहीं मिले हैं, वो एसिम्प्टोमेटिक रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात परेशान कर रही है कि जिस हर्ड इम्यूनिटी की बात की जा रही थी उसके प्रभाव को जो डेल्टा वेरिएंट है वो कम कर देता है। और स्टडी में ये भी कहा गया है, उस बात को एक बार फिर से महत्व दिया गया है कि चाहे आपने वैक्सीन के दोनों डोज ले लिए हो, बावजूद उसके मास्क को लेकर अगर आपने लापरवाही बरती तो वो महंगा साबित हो सकता है। ये स्टडी अभी प्री प्रिंट है, पीयर रिव्यू उसका नहीं हुआ है, लेकिन दिलचस्प चीजें इसमें सामने आई हैं। और हम हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं खास मेहमान डॉक्टर SK सरीन हैं, डायरेक्टर हैं ILBS के और दिल्ली सरकार की कोविड-19 पैनल के चेयरमैन भी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत के लिए।
डॉक्टर सलीम, ये जो स्टडी है इससे क्या समझ में आता है? क्योंकि सबके मन में यही सवाल है कि टीका लेने से हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, ये कहा गया था, लेकिन केसेस जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। केरल है और आज जो नंबर्स हैं हमारे 42,000 से ज्यादा, वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट मसला आपने रेज किया है। पहले अमेरिका की और बाकी कंट्रीज की जहां mRNA वैक्सीन फाइजर है, वहाँ फाइजर वैक्सीन डेवलप गई थी वुहान चाइना वायरस के लिए और उससे एफिकेसी 94% बताई गई थी और ये ओरिजिनल वायरस के लिए थी। जब वहाँ डेल्टा वेरिएंट गया, जो एक्सपेक्टेड है कि इंडिया से ही एक तरह से ट्रेवल हुआ, वहाँ पर वैक्सीन की एफिकेसी 66% रहेगी और जिन लोगों को भी पहले वैक्सीन लगी हुई थी उन लोगों में भी इन्फेक्शन पाया गया। तो ये भारत के लिए नया नहीं है। भारत के अंदर वैक्सीन्स जो हैं, हम लोगों ने पहले सबसे पहली स्टडी ILBS से जब हुई थी, उस समय करीब 1800 हेल्थ केयर वर्कर जो हमारे थे, उसमें से जिन लोगों को 2-2 डोजेज वैक्सीन की लग गई थी, ये वैक्सीन इंडियन मेड वैक्सीन कोविशील्ड थी और इस वैक्सीन के लगने के बाद में हमें उम्मीद थी कि लोगों में एंटीबॉडीज बनेंगी तो बचे रहेंगे। पर जब अप्रैल के अंदर और मई के अंदर डेल्टा वेरिएंट आया दिल्ली में, तो इन लोगों में से भी करीब 10 से 12% लोगों के अंदर दोबारा इन्फेक्शन हुआ। पर कोई भी व्यक्ति सीवियर इन्फेक्शन के कारण ऐसा नहीं कि उसे बहुत ज्यादा जानलेवा बीमारी हुई। पर हाँ, ये क्लियर था कि अगर आप पुरानी वैक्सीन लिए हुए हैं तो नई वैक्सीन आपको, नई इन्फेक्शंस जो हैं, म्यूटेंट्स आपको पूरा बचा पाएंगे जी। जो करंट स्टडी की आप बात कर रहे हैं वो उसी का एक तरह से रिफ्लेक्शन है कि अगर आपका वायरस म्यूटेट होता रहेगा तो जो ओरिजिनल वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनी है वो उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। इट इज लाइक ए लॉक एंड की। अगर आप लॉक बदल देंगे तो की कैसे लगेगी उसके अंदर? तो जिस लॉक के लिए, जो एंटीजन के लिए की है, एंटीबॉडी है, अगर एंटीजन आपका लॉक ही बदल जाएगा, व्हाट इज लॉक? दैट इज द प्रोटीन। उस प्रोटीन को अगर आप बदलते रहेंगे तो ये समस्या हमेशा चलती रहेगी। इसलिए हमें समय से आगे चलना है। हमें हर वेरिएंट का पता लगाने के लिए लार्ज स्केल जीनोम सीक्वेंसिंग करनी है और तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, जिन लोगों ने डबल डोज ले लिया, यानी कि जिनका वैक्सीनेशन का डोज पूरा हो चुका है, उन्हें अब क्या सावधानियां बरतना है? क्योंकि कई बार लोग लापरवाही भी बहुत ज्यादा बरत रहे हैं, हमने देखा है। ये हर बार कहने से भारत में बहुत फर्क पड़ा है। बार बार NDTV ने इस मुहिम को तेज किया है एंड आई थिंक यू हैव डन कमेंडेबल जॉब। अब मैं जहां तक भी जाता हूं, अस्पताल में, मरीजों में, रिश्तेदारों में, मैं देखता हूं कि वैक्सीन लगी हो या ना लगी हो, करीब करीब 90% लोग अपना मास्क लगाए रहते हैं। अगर आप अपने कमरे में हो तो आप मास्क उतारें, अगर आप कमरे के बाहर हो बिल्कुल मास्क ना उतारें। अगर आपकी 2 डोज लग गई हैं, पहली बात, उसके 4 हफ्ते तक एंटीबॉडी का लेवल ऊपर नहीं आएगा। तो आप ये सोचे आज मेरी 2nd डोज लग गई, कल से मैं सारी चीजें ताक में रख दूं, वो नहीं करिएगा जी। 4 वीक्स इज मिनिमम रिक्वायर्ड। उसके बाद में कई लोगों ने जनवरी फरवरी में अपनी 1st डोज ली थी और उसके बाद उस समय तो 4 हफ्ते के बाद 2nd डोज लग जाती थी। उन लोगों ने जिन्होंने अपनी वैक्सीन की 2nd डोज मार्च तक ले ली थी, उन लोगों के लिए भी ये जरूरी नहीं कि उनका एंटीबॉडी का लेवल आज भी उतना हाई होगा, हो सकता है कम हो जाए। उन लोगों को और ज्यादा एहतियात बरतना है। तीसरा, जिन लोगों की अभी 2nd डोज नहीं लगेगी है, 1st डोज लगी है, उनको निश्चित रूप से एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है, क्योंकि अब भारत में या वर्ल्ड में हर जगह सिर्फ डेल्टा वेरिएंट ही है जी। तो अगर आपने जिस वैक्सीन वुहान के लिए अगर आपने एंटीबॉडीज के बनाने के लिए 1st डोज ली है, तो 2nd डोज अगर नहीं ली तो आप बहुत ज्यादा प्रोन है, ऑलमोस्ट लाइक यू आर जी। डॉक्टर सलीम, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सवाल जो लोग जानना चाहते हैं, अब स्कूल जो है वो खुलने जा रहे हैं दिल्ली में भी, तो लोगों के जहन में सबसे पहले यही सवाल आ रहा है कि भेजना है अपने बच्चों को स्कूल या नहीं भेजना है, और अगर भेजना है तो क्या करना है? देखिए, स्कूल खोलना जरूरी है। 1.5 साल से बच्चे घर में रहे हैं, उनका पढ़ना, उनका मेंटल डेवलपमेंट जरूरी है, पर हाँ, उनका प्रोटेक्शन भी हमारी जिम्मेदारी है। मेरी अपनी फीलिंग है कि अगर टीचर्स उस स्कूल में, वर्कर्स उस स्कूल के अंदर सारे अच्छे से वैक्सीनेटेड हैं, जिनको 2 डोज लग गई है, तो खतरा नहीं होना चाहिए। बच्चे जिस घर से आ रहे हैं, अगर वहां पर भी पेरेंट्स को 2 डोजेज लग चुकी हैं तो कोई खतरा नहीं होना चाहिए। अब सिर्फ रहे बच्चे, एक बच्चा दूसरे से मिले। हाँ, छोटे बच्चे अगर अपने साथ ही रहें, बड़े अपने साथ ही रहें, जैसे एक तरह से
उनकी टनल सी बन जाए, 5th वाले अपने स्कूल की बस से उतरे और वापस चले जाएं और लोगों से ना मिले, साथ खाना ना खाएं। अगर ये सारे एहतियात रखें तो मुझे लगता है कि बच्चों के अंदर इन्फेक्शन का खतरा बहुत कम है, वैसे भी बहुत कम है कोविड के अंदर बच्चों का कंपेयर टू एडल्ट। बट इसका ये मतलब नहीं, और मैंने देखा छोटे बच्चे, मैंने स्कूल की तरफ जाते हुए कई जगह देखे, वो मास्क लगाने में बड़ों से स्मार्ट हैं, उन्हें पता है कि हमें बचना है। तो ये ना तो यहाँ पर आपने महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर सरीन बताई हैं, और कम से कम जिस सरल तरीके से आपने बताया है, उम्मीद है कि लोग उन सावधानियों को जरूर बरतेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने बातचीत के लिए वक्त निकाला और ये जरूरी जानकारियां हमसे साझा की। तो यहाँ पर हम सब जानते हैं कि क्या सावधानियां बरतनी। अगर आप वैक्सीन लगवा चुके हैं तब भी मास्क पहनना बिल्कुल ना छोड़ें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।